ड्रीम्स, सपने, ख्वाहिशें, ये सब हमारी लाइफ का सिर्फ हिस्सा नहीं बल्कि वो ड्राइविंग फोर्स होते हैं जो हमारे गोल्स, हमारे एम्बिशंस को अचीव करने में हमें लगातार मोटिवेट करते रहते हैं। और सपनों का क्या है ना, वो कभी भी हमारा फाइनेंशियल स्टेटस देखकर हमारे पास नहीं आते कि हम बहुत अमीर हैं तो दौड़े दौड़े हमारे पास आ जाएंगे और अगर गरीब हैं तो हमसे दूर चले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता। सपने तो सपने होते हैं, चाहे अमीर के हों या गरीब के। ऐसे ही कुछ सपनों के बारे में बात होती है हमारे अगले चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के अंदर। ये चैप्टर बात करता है कुछ ऐसे गरीब बच्चों की जिनकी ख्वाहिशें भी हैं, सपने भी हैं। अब अपने सपनों को ये बच्चे पूरा कर पाते हैं या नहीं, और अगर नहीं कर पाते तो ऐसे कौन-कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से ये सपने पूरे नहीं हो पाते। इन सारे ही मुद्दों पर हम बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है? वेल, यू नो द ड्रिल। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, टेलीग्राम चैनल को अगर अभी तक जॉइन नहीं किया है तो बेटा ज़रूर जॉइन करना। सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह मैं वहीं पर शेयर करती हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक इजीली मिल जाएगी, ठीक है? अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये चैप्टर। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर 2 स्टोरीज हैं। पहली स्टोरी है साहिब आलम की जो कि एक रैग पिकर है, और दूसरी स्टोरी है मुकेश की जो कि एक बैंगल मेकर है। इन दोनों ही स्टोरीज के अंदर ये बताया गया है कि किस तरह से गरीबी बच्चों का बचपन उनसे छीन लेती है। अब ये जो बचपन होता है ना, वो सिर्फ एक उम्र नहीं होती बल्कि एक ऐसा अनुभव होता है जो एक इंसान के साथ उसकी पूरी लाइफ टाइम रहता है। उसकी पर्सनैलिटी, उसकी थॉट प्रोसेस को डेवलप करने में उसके बचपन के अनुभवों का बहुत ही अहम किरदार होता है। अब ऐसा बचपन आपसे कोई छीन ले तो? बचपन मासूमियत से भरा होता है, इनोसेंस से भरा होता है। इनफैक्ट एक ऐसा टाइम होता है जहाँ अगर आप कोई गलती भी करते हो ना, तो गुस्सा कम और लाड ज़्यादा आता है। यही सब एक्सपीरियंस मिलके एक इंसान का व्यक्तित्व भी बनता है। और यही सारे एक्सपीरियंसेस अगर आपको करने के लिए ही ना मिले तो क्या हो? इन सारे मुद्दों के ऊपर अनीस जंग बात करती है इस चैप्टर के अंदर। अनीस जंग जो इस चैप्टर की राइटर भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, एडिटर भी रही हैं और कॉलमिस्ट भी रही हैं। इनके पेरेंट्स भी राइटर्स रहे हैं। अपनी एक रिसर्च के दौरान, अपने जर्नलिज्म के दौरान अनीस जंग ने ये देखा कि भारत के अंदर पॉवर्टी, जो गरीबी है, वो किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट कर देती है, उनका बचपन उनसे छीन लेती है। इस बारे में बेसिकली उन्होंने एक रिसर्च करी और इसी पूरी रिसर्च को अपने एक बुक के अंदर डॉक्यूमेंट किया, और इस बुक का टाइटल क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अब यहाँ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ बेटा, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन भी ये पूछा गया है। बेसिकली अनीस जंग ने सिर्फ ये चैप्टर नहीं लिखा है, इनफैक्ट ये पूरी की पूरी बुक लिखी है। और ये चैप्टर इस बुक में से लिया हुआ एक एक्सर्प्ट है। एक्सर्प्ट मतलब एक छोटा सा हिस्सा, राइट? तो ऐसा मत समझ लेना कि सिर्फ ये चैप्टर लिखा है, नहीं, पूरी की पूरी बुक उन्होंने लिखी है। और इस बुक का जो मेन पॉइंट जो डिस्कस किया गया है वो ये है कि किस तरीके से बच्चों को एक्सप्लॉइट किया जाता है, कभी गरीबी की वजह से और कभी कुछ ट्रेडिशंस की वजह से, ठीक है? तो अब हम इसकी पहली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पहली स्टोरी का टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। ये स्टोरी है साहिब आलम की जो कि एक रैग पिकर है। रैग पिकर का मतलब जो कचरा बीनने वाले होते हैं। तो साहिब आलम एक रैग पिकर है और वो सीमापुरी में रहता है। अब ये सीमापुरी कहाँ लोकेटेड है? दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में, जो बाहरी एरिया होता है वहां पर एक जगह है सीमापुरी, वहां पर करीब 10,000 रैग पिकर्स रहते हैं और उनमें से एक है साहिब आलम। अभी जो 10,000 रैग पिकर्स हैं, क्या वो सबके सब इंडियंस हैं? नहीं, इनफैक्ट ये सभी लोग बांग्लादेशी हैं जो ढाका से आए थे 1971 के अंदर। जब अनीस जंग साहिब आलम को इंटरव्यू कर रही थी तो उस दौरान पता चला कि साहिब आलम को उसकी मदर ने बताया है कि 1971 के अंदर बहुत आंधी तूफान और बहुत खतरनाक स्टॉर्म आया था जिसकी वजह से उनके फील्ड्स, उनकी क्रॉप्स वगैरह, उनके घर बार सब कुछ बर्बाद हो गया। और इसीलिए उन्हें ढाका छोड़कर भारत के अंदर माइग्रेट करना पड़ गया था और तभी से ये लोग सब सीमापुरी में रह रहे हैं। यहाँ पर जब आए तो उनके पास कोई कारोबार या घर बार तो कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने क्या काम शुरू कर दिया? कचरा बीनने का काम शुरू कर दिया। जो कचरा आपके और मेरे लिए, कचरा हम क्या घर पे कचरा सजा के रखते हैं ना? नहीं, कचरा गंदा होता है, इट्स डर्टी, इसीलिए तो हम उसको बाहर फेंक देते हैं। तो आपके, मेरे या अनिल जंग के लिए जो कचरा है वो बाहर फेंक देने की चीज है। वही रैग पिकर्स के लिए इस कचरे का क्या मतलब है? इट इज गोल्ड। इसलिए गोल्ड नहीं क्योंकि ये इनके लिए बहुत वैल्यूएबल है या बहुत ही ज्यादा कीमती है, नहीं, इसलिए गोल्ड है क्योंकि ये कचरा इन रैग पिकर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनका लाइवलीहुड है, उनकी रोजी रोटी है। जो कचरा आपके और मेरे लिए कोई भी मायने नहीं रखता, वो इन्हीं रैग पिकर्स के लिए उनकी रोजी रोटी है। और
एकदम बेबुनियाद एडवाइस है, क्योंकि रैग पिकर्स जो हैं वो 2 वक़्त की रोटी का इंतज़ाम भी बड़ी मुश्किल से कर पाते हैं। एक स्कूल जाने के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकते, कैसे पॉसिबल है वो? लेकिन जब यहाँ पर अनीस जंग ने कहा कि गो टू स्कूल, तो यहाँ जवाब देता है कि मेरे नेबरहुड में, मेरे आस-पड़ोस में कोई स्कूल है ही नहीं। अब यहाँ अनीस जंग कहती है कि अच्छा स्कूल नहीं है, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूँगी, तो तुम क्या वहाँ आओगे? यहाँ पर अनीस जंग ने ये बात कहते हुए ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, लेकिन ये उसने बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि अनीस जंग ने तो नहीं सोचा, लेकिन साहिब आलम को एक ऐसी उम्मीद, और वो फुल ऑफ होप हो गया, एक उम्मीद से भर गया कि क्या सच में अगर ये कभी स्कूल स्टार्ट करेंगी तो कितना सही रहेगा, क्योंकि मैं उस स्कूल में डेफिनेटली जाऊंगा। लेकिन हमारी अनीस जंग को अभी तक इस बात का कोई एहसास नहीं है कि उन्होंने क्या बात कह दी है साहिब आलम से। उन्होंने तो बस चलते फिरते एक बात कह दी। साहिब आलम के लिए वो बात बहुत ज्यादा जरूरी हो गई। इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? जिस उम्मीद और एक्साइटमेंट से साहिब आलम ने ये क्वेश्चन अनीस जंग से पूछा, तब जाके अनीस जंग को इस बात का एहसास हुआ कि उनसे शायद बहुत बड़ी गलती हो गई है। उन्होंने एक ऐसा प्रॉमिस कर दिया है जो वो कभी भी पूरा नहीं कर सकती। अब इन्होंने तो बिना सोचे समझे ही प्रॉमिस कर दिया, लेकिन साहिब आलम एक उम्मीद से भर गया। उसे एक छोटी सी उम्मीद ये दिखी कि शायद उसे स्कूल जाने को मिल जाए। राइट? अब यहाँ पर अब इस बात से बचा कैसे जाए? उन्होंने तो बिना सोचे समझे ये बात कह दी थी, लेकिन अब क्या करें? तो क्या बोलती है कि अरे स्कूल बनने में टाइम लगता है, इतनी जल्दी थोड़ी तैयार हो जाता है। अब कुछ महीने जब बीत जाते हैं, तब अनीस जंग को साहिब आलम का नाम पता चलता है। किसका नाम बच्चे का क्या है? साहिब आलम। अभी तक उसका नाम पता नहीं था। जब पता चलता है कि इसका नाम साहिब आलम है, जिसका मतलब क्या होता है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का राजा। तो ये बेसिकली इस चैप्टर की एक आयरनी भी है कि जो बच्चा एक रैग पिकर है और 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से उसके लिए इंतजाम हो पाता है, वो बच्चे का एक ऐसा नाम है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड का राजा। इससे बड़ी आयरनी और क्या ही होगी? ठीक है? अब वो और चीजें ऑब्जर्व करती है, देखती है कि यहाँ पर सिर्फ साहिब आलम ही नहीं, बहुत सारे उसके जैसे उसकी उम्र के और भी लड़के हैं। और वो सुबह होते ही एकदम जब चिड़िया चहचहा रही होती है ना, उस टाइम पे वो सारे बच्चे आ जाते हैं और इस कचरे के ढेर के अंदर कचरा बीनना शुरू कर देते हैं, और दोपहर होने तक वापस सबके सब गायब हो जाते हैं। एक खास चीज वो यहाँ नोटिस करती है, वो ये कि सारे के सारे बच्चे जो है बेयरफुट रहते हैं, यानी नंगे पांव रहते हैं, कोई भी चप्पल नहीं पहन रहा होता है। तो इस बात पर साहिब आलम से क्वेश्चन पूछा हमारी अनीस जंग ने कि भाई व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स? भाई चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? सारा दिन नंगे पैर घूमते रहते हो, वो भी कचरे के अंदर, पैर गंदे भी होते हैं, हो सकता है कोई कील वील या कोई भी चीज ऐसी हो जिसकी वजह से चोट लग जाए। चप्पल पहननी चाहिए, चप्पल क्यों नहीं पहनते? तो क्या जवाब देता है साहिब आलम? कहता है माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, की शेल्फ बहुत ऊंचा है, मेरा हाथ नहीं पहुंचता, और मम्मी वो शेल्फ से उतार के मुझे चप्पल देती नहीं, इसलिए मैंने पहनी नहीं, मैं क्या करूं? लेकिन साहिब आलम के साथ का एक लड़का होता है, वो उसकी पोल खोल देता है और क्या कहता है कि अगर उसकी मम्मी उसको चप्पल उतार के दे भी देती ना, तब भी ये चप्पल नहीं पहनता। नाउ हियर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसमें इंपॉर्टेंस ये है कि साहिब आलम का चप्पल नहीं पहनना इतना मामूली नहीं है। उसका चप्पल नहीं पहनना उसका एक सेल्फ विल्ड और फ्रीडम लविंग एटीट्यूड यहाँ दर्शाता है। कई बार हमें लगता है हम घर के अंदर ना चप्पल पहन के घूम रहे होते नहीं, कई बार हम उस चप्पल को नहीं पहनना चाहते हैं क्योंकि हमें बहुत ही बंधा हुआ सा फील होता है, कसा हुआ फील होता है। जैसे ही चप्पल उतारते हैं ना, तो थोड़ा रिलैक्स सा फील करता है। ठीक है? यहाँ साहिब आलम का चप्पल नहीं पहनना ये दर्शाता है कि वो कितना फ्रीडम लविंग पर्सन है, और इसीलिए ये चप्पल नहीं पहन रहा है। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है? अब जब ये दोनों लड़कों की बात कंप्लीट हो जाती है, तो इनके साथ जो तीसरा लड़का एक और होता है, वो धीरे से क्या बोलता है? आई वॉन्ट शूज। अपनी जो इच्छा है ना, वो जताता है। तो अनीस जंग थोड़ी सी कंफ्यूज होकर सोचती है कि ये इतना एम्बेरस होकर ये चीज क्यों बोल रहा है, आराम से भी बोल सकता है, इतना एम्बेरस क्यों हो रहा है? लेकिन जब ध्यान देती है तो क्या समझ में आता है कि इस लड़के ने जो जूते पहने हुए हैं, वो मैच नहीं कर रहे आपस में। एक पैर में किसी एक पैर का जूता पहना हुआ है, दूसरे पैर में किसी और जोड़ी का जूता पहना हुआ है। नाउ सिंस दिस बॉय इज अ रैग पिकर, तो कभी कचरा बीनते हुए उसे किसी एक पैर का जूता मिल गया, और एक दिन किसी और पैर का जूता मिल गया, और इसने इसे पहन लिया, अपना एक शौक पूरा कर लिया। अब कचरे में ये जूते मिले हैं तो डेफिनेटली किसी ने फेंक ही दिए होंगे, डिस्कार्ड कर दिए होंगे। तो यहाँ ये समझ में आता है कि जो चीज एक व्यक्ति के लिए कचरा हो चुकी है, वही कचरा इस बच्चे के लिए अपने शौक को पूरा करने का एक जरिया है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारे पास जो भी चीजें हो, चाहे वो कितनी भी मामूली हो, चाहे हम उन चीजों की गिनती भी नहीं करते हो, लेकिन फिर भी हमेशा उन चीजों को लेकर थैंकफुल होना चाहिए। ऑलवेज बी काइंड, ऑलवेज बी अप्रिशिएटिव, ऑलवेज बी थैंकफुल। क्योंकि जो चीज आपके और मेरे लिए मामूली है, वही मामूली चीज कुछ लोगों के लिए एक सपने की तरह है, एक ड्रीम की तरह है। वो ड्रीम जो कभी हकीकत में नहीं बदलता है। राइट? अब ये जो हम बार बार जूते चप्पलों की बात कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? बेसिकली इस चैप्टर में जो जूते चप्पल हैं, दीज आर द इंडिकेटिव साइंस ऑफ द लिविंग कंडीशंस ऑफ दीज रैग पिकर्स, कि भाई इनकी जो लिविंग कंडीशंस है वो किस तरीके की है। अब देखिए अनीस जंग जो है वो पूरे भारत का दौरा कर रही है। उन्होंने अलग अलग जगह जाकर ही देखा है कि पोवर्टी की वजह से बच्चों का कितना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। तो कुछ एरियाज में उन्होंने ये भी देखा कि
चप्पल नहीं पहनना और बेयरफुट रहना वो एक ट्रेडिशन की तरह फॉलो किया जाता है। मतलब चप्पल नहीं पहनने का कारण ये नहीं है कि देयर इज अ लैक ऑफ मनी, कि पैसे की कमी है, ये कारण नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन है टू स्टे बेयरफुट। लेकिन ये कोई रियल ट्रेडिशन नहीं है, मतलब कोई जेन्युइन ट्रेडिशन नहीं है कि भाई बेयरफुट रहना होता है। इसका मतलब ये बेटा कि जैसे कुछ घरों के अंदर होता है कि घर के अंदर चप्पल नहीं पहनते हैं, घर के बाहर ही चप्पल उतार देनी पड़ती है, ठीक है? तो ये तो फिर भी एक ट्रेडिशन हो सकता है, या सबके घरों के अपने-अपने रूल्स हैं, नियम कायदे हैं, तो वो तो फिर भी हो सकता है। लेकिन सड़क पर चप्पल पहने बिना ही बच्चे ऐसे घूम रहे हैं, ये एक रीति-रिवाज की तरह फॉलो किया जा रहा है? नहीं। इनफैक्ट ये ट्रेडिशन नहीं है, ट्रेडिशन के नाम पर बेसिकली सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है ये। ये बताने के लिए कि हम लोग कितने आदी हो चुके हैं इन रैग पिकर्स को नंगे पैर देखने में। इट इज जस्ट द परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब है कि कितने लंबे समय से लगातार गरीबी चलती आ रही है, कि आप और मैं अगर इन गरीब बच्चों को, इन रैग पिकर्स को सड़क पर नंगे पैर घूमते हुए, दौड़ते भागते हुए अगर देखेंगे ना, तो आपको और मुझे अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग हैबिचुअल हो चुके हैं। तो बेसिकली ये जो ट्रेडिशन है ना, वो यही बताने का एक तरीका है कि अरे ये तो नंगे पैर ही घूमते हैं, हमेशा से ऐसे ही चलता आया है। तो जो चीज ऐसे ही चलते हुए आई है ना, उसे हम हमेशा ट्रेडिशन का नाम दे देते हैं, जबकि वो कोई ट्रेडिशन नहीं है, इट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, राइट? अब यहाँ पर आगे चल के देयर इज वन मोर स्टोरी। स्टोरी में भी शूज के बारे में ही बात हुई है। अगेन एन इंडिकेटिव साइन टू रिप्रेजेंट द लिविंग कंडीशन। अब यहाँ पर किसकी स्टोरी है ये? बेसिकली अनीस जंग एक व्यक्ति से मिलती है, और ये व्यक्ति जो है उडुपी से है, ठीक है? उडुपी कर्नाटका में एक जगह है। अब ये व्यक्ति अपना खुद का अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस अनीस जंग के साथ शेयर करता है कि इस व्यक्ति के जो पिता हैं वो पुजारी रहे हैं, और मंदिर में रोज पूजा होती थी। मंदिर का जो बैकयार्ड पोर्शन है, पिछला हिस्सा जो है, वहां पर क्वार्टर्स बने रहते हैं, जहां पर पुजारी रहते थे और उनकी फैमिलीज रहती थी। और ये जो बच्चा है वो रोज भगवान से क्या प्रार्थना करता था कि भगवान प्लीज एक जोड़ी जूते की मिल जाए मुझे, प्लीज। रोज ये प्रे करता था, आई विश आई कुड हैव अ पेयर ऑफ शूज। और जब उसे वो जूते मिल गए ना, तब उसने भगवान से क्या कहा, थैंकफुल होते हुए क्या बोलता है, लेट मी नेवर लूज देम, कि मैं इन्हें कभी भी नहीं खूंगा, अपनी मतलब सीने से लगा के रखूंगा। बेसिकली ये बताता है कि ये जूते कितना ज्यादा वैल्यूएबल है, कितनी ज्यादा मायने रखता है इस बच्चे के लिए, राइट? नाउ ये बच्चा तो अब बड़ा हो चुका है, एंड नाउ आफ्टर 30 इयर्स इस सेम टाउन की, उडुपी की, अब क्या सिचुएशन है? तो उसकी सिचुएशन ये है कि जहां ये बच्चा रोज प्रार्थना किया करता था, पुजारी का ये बेटा रोज प्रार्थना किया करता था कि मुझे एक जोड़ी जूतों की मिल जाए, उसी सेम जगह पर बच्चे, जो पुजारी के बच्चे हैं, वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है, ठीक है? उनके पास शूज भी है, सॉक्स भी है, बैग्स भी है, और वो काफी बेटर लिविंग कंडीशन में आज है। जबकि तो ये उडुपी अभी डिसोलेशन की स्टेट में है। डेसोलेशन का मतलब यहाँ ये है बेटा कि जो लोग हैं, आबादी है, वो उतनी नहीं रही, वो शहरों में चली गई है बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज के लिए, पढ़ने लिखने के लिए, ऐसी कम आबादी होने के बावजूद भी यहाँ की जो लिविंग कंडीशन है पहले से बेटर हो गई है। कहाँ जो ये एक बच्चा है वो रोज प्रार्थना क्या करता था जूते की एक जोड़ी के लिए, वहीं पर पुजारी के जो बच्चे हैं पूरी प्रॉपर यूनिफॉर्म में आज हैं। तो क्या लिविंग कंडीशन इंप्रूव हुई? कितने ईयर्स के बाद? आफ्टर 30 इयर्स। नाउ अगर हम बात करें सीमापुरी में रहने वाले इन रैग पिकर्स की, तो इन्हें भी रहते हुए कितने साल हो गए हैं? 30 इयर्स ओनली। इन्हें भी इस जगह रहते हुए 30 इयर्स हो गए। 1971 में ये लोग आए थे, एंड इन दीज 30 इयर्स क्या इनकी सिचुएशन इंप्रूव हुई? नहीं। बिफोर 30 इयर्स उडुपी में रहने वाले पुजारी के ये बच्चे और सीमापुरी में रहने वाले ये रैग पिकर्स, दोनों के पास ही चप्पल नहीं थे, चप्पलों की जोड़ी नहीं थी। लेकिन आफ्टर 30 इयर्स इन पुजारी के बच्चों के पास तो प्रॉपर यूनिफॉर्म तक आ गई है। लेकिन क्या इन रैग पिकर्स की सिचुएशन इंप्रूव हुई है? बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुई। इनफैक्ट ये कंडीशन वैसी की वैसी ही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि दीज पीपल आर द स्क्वाटर्स। स्क्वाटर्स का मतलब क्या होता है? इलीगल रेजिडेंट्स। ये लोग क्या इंडियन हैं? नहीं, ये सभी लोग बांग्लादेश, ढाका से यहाँ आए हैं, और यहाँ आने के बाद 30 साल यहाँ रहते हुए हो गए। लेकिन आज तक क्या इनके पास कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है? क्या कोई आईडी कार्ड है, कोई पहचान पत्र है? नहीं, इनके पास ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ नहीं है जो ये बता सके कि भारतीय हैं या बांग्लादेशी हैं। लेकिन एक चीज, एक डॉक्यूमेंट जरूर इनके पास है, और वो क्या? कि इनके पास राशन कार्ड है, जिसके कारण इनका नाम वोटर्स लिस्ट के अंदर शुमार है। यानी वोट ये दे सकते हैं, भले ही आइडेंटिटी अपनी बता पाए या ना बता पाए। सो बेसिकली दीज 10,000 रैग पिकर्स आर नथिंग बट वोट बैंक्स। तो यहाँ पर जब अनीस जंग पहुंचती हैं और यहाँ के लोगों से इंटरव्यू लेती हैं, इनसे क्वेश्चंस पूछती हैं, तो ये कुछ महिलाओं से भी क्वेश्चंस करती हैं। अब ये महिलाओं की सिचुएशन क्या होती है? दैट दे वर वेयरिंग टैटर्ड साड़ीज, मतलब एकदम फटी पुरानी घिसी पिटी सी साड़ी पहनी हुई है। तो इनकी लिविंग कंडीशन बेसिकली बता रहे हैं।
तो इन महिलाओं से अनीस जंग पूछती है कि इतना खूबसूरत देश है बांग्लादेश और ढाका कितनी खूबसूरत जगह है, आप वापस वहां क्यों नहीं चले जाते? आप वहीं से ही तो हैं, आप लोग यहाँ रह क्यों रहे हैं जबकि ना आपके पास यहाँ पर कोई आइडेंटिफिकेशन प्रूफ है, कचरे के ढेर के बीच में आप लोग रहते हैं, कितनी बुरी सिचुएशंस है यहाँ पर। देखिए सिचुएशन पूरा ये एक्सप्लेन किया गया है, no longer empty in structures of mud, roofs of tin and tarpaulin, devoid of सीवेज, ड्रेनेज और रनिंग वाटर। मतलब किस तरीके का है, ना वहां ड्रेनेज सिस्टम बना हुआ है, ना कोई सीवेज लाइंस है, कुछ भी नहीं है, एकदम टार्पोलिन की और इस तरह की टिन की तो इनके छतें, रूफ डली हुई है, टपकती हुई छतें हैं। ऐसी सिचुएशन में तो ये रह रहे हैं, तो इनको सजेस्ट करती है आप लोग वापस क्यों नहीं लौट जाते। तो ये लेडीज जो है, ये जो महिलाएं हैं, वो क्या जवाब देती हैं, at the end of the day, we can feed our families and go to bed without an aching stomach. We would rather live here than in the fields that gave us no grain. क्या कहती है कि अगर इस कचरे के ढेर के बीच में रहकर भी अगर मुझे और मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी अगर मिल पा रही है, अगर हम लोगों को रहने के लिए ठिकाना मिल पा रहा है, भले ही टपकती हुई छतें हैं, लेकिन हमारे सर पर छत तो है और हमें भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा है, तो बेहतर है हम यहीं रहें बजाय उस जगह जाने के जहां पर एक दाना भी नहीं है खाने के लिए। तो यानी पेट भरना, भूख कितनी ज्यादा जरूरी होती है, ये हमें इस इंटरव्यू के दौरान समझ में आता है, इनके जवाब से समझ में आता है कि अगर हमें 2 दाने खाने के लिए मिल रहे हैं तो हम क्यों जाएं ऐसी जगह जहां पर हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा हुआ है। नाउ हियर आर द लिविंग कंडीशन ऑफ दीज रैग पिकर्स। ये एक्सप्लेन की गई है कि किस तरह टपकती हुई छतें हैं, कोई प्रॉपर सीवेज लाइन, ड्रेनेज सिस्टम कुछ भी नहीं है, बट स्टिल ये वहां रह रहे हैं क्योंकि भले ही कचरे के ढेर के बीच में है, लेकिन 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो जा रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कि गार्बेज इन लोगों के लिए क्या मायने रखता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आया है, क्या आया है, दैट गार्बेज टू देम इज गोल्ड। पहले भी आया है दैट इट इज गोल्ड। वेरी फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस चैप्टर, कि गार्बेज इन रैग पिकर्स के लिए गोल्ड की तरह है, एक सोने की तरह है। इट इज देयर डेली ब्रेड, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. ये जो कचरा है, इसकी वजह से, इस कचरे की वजह से ही इन लोगों के सर पर छत है, भले टपकती हुई छत ही क्यों ना हो, लेकिन कम से कम इनके पास रहने के लिए एक जगह है, एक ठिकाना है। इसीलिए ये गार्बेज इन लोगों के लिए एक गोल्ड के समान है। ठीक है, नाउ अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ, I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, Sahib says, his eyes lighting up. When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. Repeatedly exams में आया है ये questions repeatedly, कि what does garbage mean to parents and their children? कई बार ये question आया हुआ है। तो देखिए, बच्चों के लिए ये garbage क्या है? For children, it is wrapped in wonder. For the elders, it is a means of survival. देखिए, बड़ों के लिए क्या है, बड़ों के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, उनका लाइवलीहुड है, ब्रेड एंड बटर है, रोजी रोटी इसी गार्बेज से ही आती है, जो कचरे बीनने का काम करते हैं उसी से इनकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है, इट इज रैप्ड इन वंडर। रैप्ड इन वंडर का मतलब क्या है, देखिए बचपन जो होता है ना, वो फुल ऑफ क्यूरियोसिटी होता है। अरे ये चीज क्या होती है, अरे वो चीज क्या होती है, अच्छा ये ऐसे होता है, फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। यहाँ ये जो रैग पिकर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये भी फुल ऑफ क्यूरियोसिटी। देखो, भले गरीब बच्चे हैं, भले रैग पिकर्स हैं, बट हैं तो बच्चे, इनका भी तो बचपन है और उसमें क्यूरियोसिटी होती ही होती है। तो यहाँ पर जब ये कचरा बीनने जाते हैं तो कभी इनको क्या मिलता है, कभी इन्हें कोई सिल्वर कॉइन मिल जाता है, कभी इनको कोई 10 रुपी का नोट मिल जाता है। तो रोज इनके लिए इनकी क्यूरियोसिटी कैसे फुलफिल हो पाती है बच्चों के लिए, अरे चलो आज कचरे के ढेर में देखते हैं किसको क्या मिलता है, लेट्स सी। तो भले कितनी भी मामूली चीज मिले, भले कितनी भी कीमती चीज क्यों ना मिले, लेकिन इन बच्चों की क्यूरियोसिटी को फुलफिल कौन करता है, यही गार्बेज। एंड दैट्स व्हाई दिस गार्बेज इज रैप्ड इन वंडर। मिस्टीरियस है कि लेट्स सी आज किसको क्या मिलता है, राइट। दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। ये कई बार, जैसे मैंने अभी कहा है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स में, तो इसे अच्छे से याद रखना। अब एक दिन अनीस जंग देखती है कि साहिब आलम जो है एक क्लब के बाहर खड़ा हुआ है, और क्लब के बाहर जो फेंसिंग होती है ना, तारबंदी, उस तारबंदी के थ्रू क्लब में देख रहा है कि 2 लोग टेनिस का गेम खेल रहे हैं। और साहिब आलम क्या कहता है, आई लाइक द गेम, कि मुझे ये गेम बहुत पसंद है। और सच में साहिब आलम को ये गेम बहुत पसंद होता है, तभी उसे एक तक देख रहा होता है, पलक भी नहीं झपकाता। और आगे क्या बताता है कि जब यहाँ क्लब के अंदर कोई नहीं होता ना, जब ये ग्राउंड खाली होता है, तो यहाँ का गेट कीपर मुझे अंदर जाने की परमिशन दे देता है कि अगर मुझे कुछ खेलना है या कुछ झूले वगैरह झूलने हैं तो वो मुझे झूलने देता है। अब साहिब आलम ये जो टेनिस का गेम देख रहा होता है ना, वो टेनिस के शूज पहनकर देख रहा होता है। ऐसा क्यों?
आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कई बार क्रिकेट का मैच जब होता है, तो जो लोग होते हैं वो जर्सी पहनकर और अपनी फेवरेट प्लेयर की जर्सी नंबर पहनकर उस मैच को देखते हैं, चाहे घर में बैठ के देख रहे हो या स्टेडियम में। अब ऐसा तो नहीं है ना कि अगला बैट्समैन आउट होगा तो भाई मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो जर्सी इसलिए पहनी जाती है क्योंकि उन्हें एक वाइब आती है, एक फील आती है एंड दे आल्सो फील एज़ इफ दे आर द पार्ट ऑफ दिस टीम। वो भी मैच का एक हिस्सा है, इस टीम का, इस स्क्वाड का एक हिस्सा है, राइट? सो दे फील दैट। तो यहाँ पर कहीं न कहीं साहिब आलम में भी एक सिमिलर सी फीलिंग है कि गेम तो खेलने जा नहीं सकता है, इसीलिए टेनिस शूज़ पहनकर जब ये टेनिस का गेम खेलते हुए लोगों को देख रहा है, तो उसे ऐसा लगता है एज़ इफ कि वो खुद ही ये गेम खेल लिया है एंड ही हैज़ द फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट, ही फील्स कंटेंट, ही फील्स सैटिस्फाइड क्योंकि सचमुच में खुद अंदर जाके वो मैच नहीं खेल सकता, तो टेनिस के शूज़ पहनकर ही इस चीज़ का एहसास कर लेता है कि उसने जैसे कि ये गेम खेल लिया। अब ये जो शूज़ इसने पहने हुए हैं साहिब आलम ने, ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्रांड न्यू शूज़ हैं, उस कचरे के ढेर में से इसे ये जूते मिले होंगे। इन जूतों में से एक जूता जो है उसमें एक छेद है, यानी किसी रिच लड़के ने, कोई अमीर लड़का होगा जिसके लिए अब ये जूते किसी काम के नहीं रहे क्योंकि वो फट गए, तो उसने कचरे के ढेर में उसको फेंक दिया। लेकिन वही कचरा जो इस बच्चे के लिए अब यूजलेस है, ये जूते कचरा हो चुका है, वही कचरा साहिब आलम के लिए क्या है? अपने एक ड्रीम को, अपनी एक इच्छा को पूरा करने का जरिया। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यही बताया कि कुछ चीजें जो हमारे लिए मामूली हैं, जिस तरह से ये जो जूते हैं टेनिस शूज, ये इस रिच बॉय के लिए बिल्कुल मामूली है कि उसे फेंक दिए कि अब मेरे लिए यूजलेस हो चुके हैं क्योंकि फट गए हैं। ये डिस्कार्डेड आइटम इस साहिब आलम के लिए अपना सपना पूरा करने का एक जरिया है, ड्रीम कम ट्रू वाली सिचुएशन इसके लिए क्रिएट करता है। अगर आप नोटिस करें बेटा, तो इस चैप्टर में, इस स्टोरी के अंदर थ्रू आउट हमने शूज की, चप्पल की रिपीटेडली बात की है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि शूज, चप्पल, फुटवेयर इस चैप्टर के अंदर एक इंडिकेटिव साइन है, एक रैग पिकर की स्थिति बताने का या पॉवर्टी का लेवल दिखाने का एक सिंबल है कि चप्पल तक अफोर्ड करना इन लोगों के लिए इम्पॉसिबल सिचुएशन हो गई है कि कचरे के ढेर में अगर चप्पल या जूता मिल जाए तो पहन लेंगे, अदरवाइज उसे अपना ट्रेडिशन समझ के फॉलो कर लेंगे कि नंगे पैर ही तो घूमते रहता है ना। गेटिंग द आइडिया? इसीलिए जो भी चीज आपके पास है हमेशा उसके लिए थैंकफुल रहिए, अप्रिशिएटिव रहिए, राइट? आगे क्या होता है, एक दिन अनी जंग देखती है कि जो साहिब आलम है वो एक मिल्क बूथ की तरफ जा रहा होता है और उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर होता है। स्टील कैनिस्टर क्या होता है बेटा? जो केतली होती है ना, चाय की केतली, वो होते हैं उसके हाथ में। इसका मतलब साहिब आलम अब जो रैक पिकिंग का काम है वो नहीं कर रहा, बल्कि एक टी स्टॉल पे काम कर रहा है। और उसको कितनी तनख्वाह मिलती है? उसको 800 रुपए महीना मिलते हैं और उसके खाने पीने का सारा खर्चा। अब देखा जाए तो साहिब आलम का कितना ही क्या ही खर्चा होगा, उसको 800 रुपए भी मिल रहा है महीने के, खाने पीने का भी सारा खर्चा उसको मिल रहा है, तो देखा जाए तो उसका फाइनेंशियल स्टेटस बेटर हुआ है, थोड़ा सा इंप्रूव हो गया है, ठीक है? ऊपर से देखा जाए तो टी स्टॉल पे काम करना कचरे के ढेर में होने से तो लाख गुना बेटर है या नहीं? तो यहाँ पर हमारे साहिब आलम को तो खुश होना चाहिए क्योंकि इसकी स्थिति, इसकी जो सिचुएशन है वो इंप्रूव हुई है। लेकिन क्या हमारा साहिब आलम अभी खुश है? लेट्स सी, हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। क्या मतलब है कि अनीस जंग क्या देखती है कि इसकी जॉब, अच्छी जॉब लग गई है, लेकिन इसके चेहरे पे एक जो बेपरवाही का एक सुख हुआ करता था, एक मासूमियत जो हुआ करती थी, वो बेपरवाही अब इसके चेहरे पर नहीं है। The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly over his shoulder. जब वो ये रैग पिकिंग का काम करता था ना और कंधे पर वो झोला उठाया फिरता था, अब देखा जाए तो वो झोला बहुत हेवी हुआ करता था, लेकिन आज की सिचुएशन ये है कि जो स्टील कैनिस्टर ये उठाकर घूम रहा है ना, वो स्टील कैनिस्टर ऐसा लगता है कि इस प्लास्टिक के झोले से भी बहुत ज्यादा भारी है। अब इसलिए भारी नहीं कि वेट उसका एक्चुअल में लिटरल वेट बहुत ज्यादा है, नहीं, बल्कि इसलिए कि जो साहिब आलम जिसके चेहरे पर एकदम बेपरवाही रहती थी, वो अपनी मर्जी का मालिक था, जब जहां जाना चाहता था चले जाता था, इस साहिब आलम के चेहरे से ये बेपरवाही का लुक चला गया और इसके कंधों के ऊपर जिम्मेदारियां आ गई हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई हैं और इसी जिम्मेदारी का बोझ ये स्टील कैनिस्टर एक सिंबॉलिक तरीके से समझाया जा रहा है कि स्टील कैनिस्टर सिर्फ एक केतली नहीं है, लेकिन वो सारी जिम्मेदारियां हैं और जिम्मेदारियों का बोझ किसी भी प्लास्टिक के थैले से ज्यादा ही होता है, क्योंकि ये प्लास्टिक का जो थैला था ना, वो हमारे साहिब आलम का खुद का था। द बैग वॉज हिज, वो चाहे कितना भी हैवी हो, लेकिन वो साहिब आलम का खुद का बैग था, उसे लेकर जहां वो जाना चाहे वो जा सकता था क्योंकि वो अपनी मर्जी का मालिक था। बट द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। लेकिन जो टी शॉप का जो मालिक था ना, ये स्टील कैनिस्टर उस मालिक का था, यानी साहिब आलम अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा, बल्कि साहिब आलम के ऊपर एक और मालिक आकर बैठ गया है और अब साहिब आलम को वही करना होगा
जो उसका मालिक उसे बोलेगा। वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। तो यहाँ पर ये एक लॉस ऑफ फ्रीडम है। वो जो स्टील कैनिस्टर है ना, वो क्या दर्शाता है? वो वेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड लॉस ऑफ फ्रीडम को दर्शाता है वो स्टील कैनिस्टर, राइट। और ये जो प्लास्टिक का थैला जिसके अंदर वो कचरा बीन कर डालते थे, वो प्लास्टिक का थैला क्या दिखाता है? इसकी खुद की मर्जी। कि पहले जब वो रैग पिकिंग का काम कर रहा होता था ना, भले ही वो गार्बेज में था, लेकिन साहिब आलम जो कि बच्चा है अभी भी, उसकी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो जाती थी। लेकिन क्या अब उसकी क्यूरियोसिटी फुलफिल हो पाएगी? नहीं। क्या अब वो अपनी मर्जी का मालिक है? नहीं। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम बेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट होने पर तो आप मुझसे पूछ ही सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारी अगली स्टोरी की तरफ, जो कि है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, जो कि स्टोरी है मुकेश की, जो कि एक बैंगल मेकर है, राइट। लेकिन क्या बैंगल मेकिंग उसका सपना है? नहीं। ही वॉन्ट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ये जो मोटर मैकेनिक है ना, ये एक कीवर्ड है, इसे ध्यान रख लीजिए। कई बार स्टूडेंट्स कार ड्राइवर भी लिख देते हैं, मोटर ड्राइवर भी लिख देते हैं। वो चल भी जाता है कई बार, बट सिंस वी ऑलरेडी हैव मोटर मैकेनिक, वी विल स्टिक टू इट, ठीक है। अब जब अनीस जैन यहाँ पर मुकेश से बात करती है तो उससे पूछती है कि क्या तुम बैंगल मेकर ही बनना चाहते थे क्या? तो मुकेश यहाँ मना कर देता है कि नहीं, बैंगल मेकर नहीं, मैं तो हमेशा से ही मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। लेकिन मेरी जो फैमिली है और जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के, वो हमेशा से यानी पीढ़ियों से उसकी फैमिली जो है बैंगल मेकिंग में ही इन्वॉल्व रही है, और इन लोगों को बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और नहीं आता। इसलिए मजबूरी में मुझे भी बैंगल मेकर ही बनना पड़ा, वरना मैं तो मोटर मैकेनिक ही बनूंगा। और क्या कहता है? आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ये जो सेंटेंस है ना बेटा, बेसिकली ये इसका डिटर्मिनेशन दिखाता है। अपनी सिर्फ इच्छा नहीं बता रहा है मुकेश की मैं ना ये काम करना चाहता हूँ, मैं वो बनना चाहता हूँ, नहीं। एक डिटर्मिन्ड एटीट्यूड दिखाता है मुकेश का कि मैं कार चलाना सीखना चाहता हूँ और वो मैं सीखूंगा, राइट। अब मुकेश किस जगह से आता है? फिरोजाबाद से। एंड फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, चूड़ियों के लिए बहुत फेमस है। एंड फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ग्रोइंग इंडस्ट्री। यानी ये जो जगह है फिरोजाबाद, वो फेमस है बैंगल मेकिंग के लिए। यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज जो है ना, उनमें जितने भी सदस्य हैं वो सभी के सभी बैंगल मेकर्स ही हैं। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये रियलिटी है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फैमिलीज के जो मेंबर्स हैं वो सभी के सभी बैंगल मेकर्स हैं। और इसीलिए इन लोगों को बैंगल मेकिंग के अलावा ना तो कोई दूसरा काम पता है और ना ही कुछ और समझ में आता है। इनफैक्ट यहाँ पर इतना ज्यादा चूड़ियां बनाई जाती हैं कि ऐसा लगता है कि इस पूरी दुनिया में जितनी भी औरतें हैं, उन सभी औरतों के लिए फिरोजाबाद में ही बैंगल्स बनाई जा रही है, ठीक है। तो ये स्थिति है फिरोजाबाद की, और इसीलिए फिरोजाबाद फेमस है। सारे के सारे मेंबर्स बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व हैं। और ऐसी ही एक फैमिलीज में से एक फैमिली है मुकेश की। कांच की चूड़ियां बनाने का काम जो होता है ना बेटा, वो बिल्कुल भी इजी नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा रिस्क होता है। इसमें बहुत हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। कैसे? क्योंकि कांच जब चूड़ियां बनाते हैं तो बहुत ही बारीक कांच पाउडर जो होता है वो सांस के साथ हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। उसके अलावा इसको बनाने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है कि ग्लास के फर्नेसेस होते हैं, मतलब बड़े बड़े आग के भट्टे होते हैं जो कंपार्टमेंट्स में रखे हुए होते हैं। अब इतनी ज्यादा आग जल रही होती है, कंपार्टमेंट्स जो है वो बंद होते हैं, तो इन कंपार्टमेंट्स का जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ऊपर से ना कोई प्रॉपर वेंटिलेशन होता है, तो प्रॉपर लाइट भी नहीं होती। इस वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं बैंगल मेकर्स को, और होते भी हैं। अब चाहे बैंगल मेकर किसी भी उम्र का हो, उसके साथ हेल्थ इश्यू तो हो ही सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क किसे है? बच्चों को। यस, एक फैमिली के सभी सदस्य अगर बैंगल मेकर हैं तो वो, इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ बड़े लोग, बच्चों तक को इस काम के अंदर डाला हुआ है ताकि और पैसा कमाया जा सके। अब देखा जाए तो चाइल्ड लेबर अपने आप में इलीगल है ही। भाई जो उम्र पढ़ने लिखने की, खेलने कूदने की होती है, उसमें आप काम का, जिम्मेदारियों का बोझ उनके कंधों पर डाल देते हैं। लेकिन इनकी भी मजबूरी है, काम तो करना ही है, तो ये क्या करते हैं? अपने बच्चों को भी बैंगल मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व कर देते हैं। लेकिन ये भी बहुत ही हाई रिस्क और बहुत ही ज्यादा इलीगल है, क्योंकि इसमें आप सिर्फ उससे काम नहीं करवा रहे हो, इनफैक्ट एक बच्चे की हेल्थ पर भी बहुत ज्यादा रिस्क हो सकता है। उसे पैल्पिटेशन इश्यूज हो सकते हैं, उसे रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं, उसकी आईसाइट वीक हो सकती है, या वो ब्लाइंड हो सकता है, अंधा हो सकता है। ना जाने कितने सारे रिस्क फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड है। तो ये इलीगल है। और मजे की बात यह है कि इन बेचारे बैंगल मेकर्स को इस बात का पता ही नहीं है कि बच्चों से बैंगल मेकिंग करवाना इज इलीगल। तो ये जानते ही नहीं है इस बात को, ठीक है।
अब जो मुकेश है वो अनीस जंग को अपने घर लेकर चलता है और क्या कहता है कि मेरा घर ना फिर से बनाया गया है, रीबिल्ट हुआ है। तो थोड़ा एक्साइटमेंट में आके ये बात बोलता है कि चलो जो मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ। तो मुकेश तो बहुत ही खुश खुश अपने घर लेकर जाता है, लेकिन अनीस जंग की नजर से अगर उस एरिया को आप देखें तो एरिया ऐसा था जहां ना कोई प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है, ना कोई प्रॉपर सीवेज लाइन है, इतना ज्यादा कॉम्पैक्ट है, कोई वेंटिलेशन नहीं है, इतनी तंग गलियां हैं वहां पर, सारे कच्चे मकान हैं, जो घर हैं उन पर प्रॉपर रूफ भी नहीं है। जब मैं ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ तो क्या आपको सीमापुरी में वो कच्चे घर याद आ रहे हैं? कुछ हद तक उससे मिलती जुलती हालत ही मुकेश के घर की भी है। थोड़ा शायद उससे बेहतर कंडीशन में है क्योंकि इसके सर पे जो छत है वो टपकती नहीं है, बस इतना ही डिफरेंस है। बाकी बहुत अच्छी हालत में ये लोग भी नहीं है। इसके अलावा एक मजेदार बात और अनीस जंग कहती है कि जब मैं वहां उस एरिया में गई जहां मुकेश रहता है, तो यही नहीं समझ में आ रहा था कि इंसान लोग जानवरों की जगह आ गए हैं या जानवर इंसानों की जगह आ गए हैं, बिकॉज ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर को एग्जिस्टिंग इन अ प्रिमिबल स्टेट। ऐसा लग रहा है सब लोग एक ही जगह रह रहे हैं। तो ये पूरा वो एरिया है, ये वो लोकेलिटी है, या कह लीजिए ये वो स्ट्रीट है जहां पर मुकेश रहता है। अब जब मुकेश के घर पहुंचते हैं तो वहां पर क्या नजारा होता है कि मुकेश की जो भाभी है, मतलब मुकेश के भाई की वाइफ, वो खाना बना रही होती है। तो उसने सारी सब्जियों की तैयारी की होती है और घर के अंदर का जो माहौल है वो बेसिकली पूरा डिस्क्राइब किया होता है कि किस तरीके से मुकेश की भाभी ने सारी सब्जियां जो है चॉप करके रखी हुई है। मतलब भले ही फाइनेंशियल स्टेटस कितना भी वीक है, लेकिन अगर घर पे कोई मेहमान आ रहा है तो उसे प्रॉपर तरीके से ही वेलकम करने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा इस घर के अंदर कौन कौन लोग रहते हैं? मुकेश रहते हैं, मुकेश के बड़े भाई रहते हैं, मुकेश के पिता रहते हैं, मुकेश की भाभी रहती है और मुकेश की दादी रहती है, यानी ये 5 लोग इस परिवार में सदस्य हैं। ठीक है, अब आगे ये होता है कि थोड़ी देर के बाद मुकेश के फादर भी पिता वहां से निकल कर आते हैं। अब मुकेश की जो भाभी होती है वो क्या कर रही होती है? खाना बना रही होती है, वहां चूल्हे का धुआं भी होता है। लेकिन जैसे ही वो देखती है कि उनके फादर इन लॉ, उनके ससुर जी आए हैं, वैसे ही वो सर पे पल्ला कर लेती है, एक पर्दा कर लेती है। ये है ट्रेडिशन कि चाहे कितना भी जोर आ रहा हो, कितनी भी परेशानी हो रही हो, धुएं से तकलीफ है, कुछ प्रॉब्लम प्रॉपरली दिखाई नहीं दे रहा है, खाना भी बनाना है, मतलब परेशानी भले ही हो रही हो, लेकिन अगर कोई बुजुर्ग इंसान सामने आ गया है तो उससे पर्दा करना ही होगा। ठीक है, अब मुकेश के जो पिता है वो हमेशा से बैंगल मेकर नहीं थे। पहले वो एक टेलर थे, एक टेलर के तौर पे काम करते थे और उसके बाद वो बैंगल मेकर बने। अब यहाँ जिस तरीके से मुकेश के पिता अपनी बात बता रहे हैं, अपनी एक सिचुएशन, जिस तरीके की उनकी लाइफ रही वो बता रहे हैं, तो समझ में आता है कि उन्हें बहुत रिग्रेट भी है और बहुत गिल्ट भी है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर नहीं पाए। उन्होंने बहुत मेहनत करी, जैसा कि मैंने बताया कि बैंगल मेकिंग बिल्कुल भी आसान नहीं है, रिस्की भी है, इवन बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। ऐसा काम उन्होंने लाइफ टाइम किया, लेकिन बदले में उन्हें क्या बहुत कुछ मिला? बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा भी नहीं पाए, सिर्फ एक ये घर बना पाए कि सर पर एक छत हो जाए, 2 वक्त की बस रोटी हो गई, एंड दैट्स इट। अगर कोई इच्छाएं हैं, अगर कोई सपने हैं, उन सपने और इच्छाओं के बारे में तो वो सोचना भी अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्हें पूरा करना तो बहुत ही दूर की बात है। तो वो अपने जीवन में बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। सिर्फ एक ही चीज उन्होंने की, पहले उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम किया और फिर यही काम उन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, क्योंकि इसके अलावा इन्हें और कुछ नहीं पता था, कुछ नहीं आता था। ठीक है, अब आगे अनीस जंग की बात होती है मुकेश की दादी से, और दादी क्या कहती है? इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी। ये कौन है? बेसिकली मुकेश की दादी मुकेश के दादाजी के बारे में, अपने हस्बैंड के बारे में बात कर रही है कि मेरे हस्बैंड की डेथ जो है वो कम उम्र में ही हो गई थी, मतलब वो बहुत ज्यादा बुजुर्ग नहीं थे और उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी, क्योंकि वो भी बैंगल मेकर ही थे। इतने अंधेरे में इतने कांच का इतना महीन काम करते थे, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज थे, तो उनकी डेथ भी बहुत जल्दी हो गई। ये सारी सिचुएशन का ब्लेम ये दादी किस पर डालती है? उनके कर्म पर, उनकी डेस्टिनी पे, कि उनका तो नसीब ही ऐसा था, तभी तो उन्होंने इस कास्ट में जन्म लिया। कौन सी कास्ट के अंदर? बैंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लिया। अगर उन्होंने अच्छे कर्म किए होते या उनका अच्छा नसीब होता तो वो बैंगल मेकर्स की कास्ट में थोड़ी जन्म लेते, वो तो किसी और बहुत ही बेहतर और अच्छे कास्ट के अंदर जन्म ले सकते थे। अब यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा बेटा, क्या बैंगल मेकर वाकई में एक कास्ट है? नॉट रियली। बैंगल मेकर ये कोई कास्ट नहीं होती, इनफैक्ट ये एक प्रोफेशन है, ये एक काम है। लेकिन ये काम इस कदर फिरोजाबाद के लोगों के अंदर बस चुका है, इस कदर सारे के सारे लोग इस काम को एक्सेप्ट कर चुके हैं
कि ये काम सिर्फ काम नहीं रहा, ये कहीं ना कहीं इन लोगों की कास्ट बन गया है। ये जो ग्रैंड मदर है मुकेश की, वो भी इसको कैसे एक्सेप्ट करती है कि हम तो बैंगल मेकर्स ही हैं, ये तो हमारी कास्ट ही है, कि भगवान ने ही अगर ठान लियो कि किसी को बैंगल मेकर बनाना है तो कोई क्या ही कर सकता है, ये तो नसीब नसीब की बात है, राइट। इसके बाद ये जो पूरा एरिया है जहां पर मुकेश रहता है, उसके बारे में बताते हैं कि हर घर में आपको अलग अलग रंगों की चूड़ियां बनती हुई, हर साइज की चूड़ियां बनती हुई आपको दिख जाएंगी, और छोटे से छोटे बच्चे भी बैंगल मेकर्स बने हुए हैं और इस तरीके से इतनी सुंदर सुंदर चूड़ियां बनाते हैं, इतने फिनेस के साथ, इतनी एक्सपर्टीज के साथ। और इन बच्चों की जो आंखें हैं वो अंधेरे के साथ ज्यादा बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो चुकी है बजाय लाइट के। तो इसका ये मतलब नहीं है कि लाइट में, रोशनी में निकलेंगे तो आंखें एकदम इस तरह से बंद हो जाएंगी, नहीं। इसका मतलब ये है द अमाउंट ऑफ टाइम दीज किड्स स्पेंड इन बैंगल मेकिंग, कि इतना ज्यादा टाइम इसमें बैंगल मेकिंग में, इतना ज्यादा टाइम इनका जाता है कि इतने अंधेरे में भी इनको अटपटा नहीं लगता, ये कंफर्टेबल रहते हैं, इनकी आंखें अब उसमें एडजस्ट हो चुकी है, हैबिचुअल हो चुकी है। अब अगला केस किसका होता है, अगली बात किससे होती है अनीस जंग की? सविता से होती है ना। सविता इज अ यंग गर्ल, और वो जिस तरीके से चूड़ियां बना रही है, जिस एक्सपर्टीज के साथ उसके हाथ चल रहे हैं, तो समझ में आ रहा है कि बहुत समय से ये काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पर ये विमेन्स सुहाग, इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ होती है। चूड़ियां पहनना सुहाग की एक निशानी होती है। नाउ दिस यंग गर्ल, शी इज नॉट अवेयर ऑफ दिस फैक्ट येट, कि जो चूड़ियां ये बना रही है, ये मामूली चूड़ियां नहीं है। जिस दिन इसकी शादी होगी, जिस दिन इसके हाथों पर मेहंदी लगेगी, उस दिन इन चूड़ियों की असली वैल्यू जो हमारी सोसाइटी में है, वो इस लड़की को समझ में आएगी। अब असली वैल्यू का मतलब बेसिकली यहाँ अनीस जंग का कहने का ये है कि ये जो चूड़ियां हैं, ये बना के ये लोग बहुत ज्यादा पैसा नहीं कमाते हैं, बहुत ही कम रुपए कमाते हैं, बस इतना कि 2 वक्त की रोटी हो जाए, गुजर बसर हो जाए, एंड दैट्स इट। ज्यादा कुछ पैसा नहीं कमा रहे हैं। ऐसी चीज जिससे ज्यादा पैसा आप नहीं कमा रहे, वही चीज सुहाग की कितनी बड़ी निशानी है। इतनी बड़ी निशानी है कि अगर एक सुहागन चूड़ियां पहनते हुए नहीं दिखाई दिए, तो उसको सही तरीके से, सही नजर से नहीं देखा जाता, इनफैक्ट उसे गलत ठहराया जाता है। तो आप समझ रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा हाई है। तो ट्रेडिशनल तौर पे, कल्चरल तौर पे तो इन चूड़ियों की वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर है, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटस के तौर पे बात की जाए तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटस की बात अगर करी जाए, तो इसकी वजह से एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं मिलता है। ये बात हो रही है अनीस जंग की एक और ओल्ड वुमन से। ये जो लड़की है सविता, इसी के साथ एक बूढ़ी औरत भी बैठे हुए काम कर रही है, और इस बूढ़ी औरत से जब अनीस जंग बात करती है कि आप ये काम कर रही हैं, किस तरीके की सिचुएशन आपकी रही है, कितनी कमाई आपकी हो जाती है ये काम करके, तो ये जो बूढ़ी औरत है वो अनीस जंग को कहती है कि क्या ही कमाते हैं, एक वक्त सेर भर खाना भी नहीं खाया। कि इतनी कमाई होती है कि एक बार भी, एक समय पर भी पेट भर के खाना तक नहीं खाया। इतना मुश्किल काम है, इतना जोर आता है, इतना रिस्क है इसके अंदर, इतने हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, फिर भी इतनी कमाई नहीं कि पेट भरकर खाना खा लें। तो क्या ही कमाएंगे और क्या ही खाएंगे, राइट। और जिस तरीके से ये बूढ़ी औरत बात कर रही है, इसकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे इसके पास खुश होने का कोई भी कारण नहीं है। देखिए, हर वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, की आवाज में खुशी कहीं से भी नहीं झलकती है, कोई भी जैसे खुश होने का कारण इसके पास नहीं है। फिर अनीस जंग इस बूढ़ी औरत के हस्बैंड से बात करती है, और ये हस्बैंड क्या बोलता है कि मुझे चूड़ियां और चूड़ियां बनाने के अलावा और कुछ नहीं पता। आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। मुझे सिर्फ चूड़ियां और चूड़ियां बनाना, इसके अलावा और कुछ नहीं आता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। मैं अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही काम कर पाया, और वो ये है कि चूड़ियां बनाई और फिर अपने परिवार के लिए एक घर बना पाया, और बस इसके अलावा मैं और कुछ भी नहीं कर पाया। अब यहाँ देखा जाए तो ये घर बनाना इस व्यक्ति के लिए एक अचीवमेंट की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। यूं अगर देखा जाए तो एक घर होना ये एक बहुत ही बेसिक नीड होती है। इंसान कहाँ रहे, जिनके पास घर नहीं होता वो कहाँ रहते हैं? सड़क पे, फुटपाथ पे जाके सोते हैं, चाहे कैसा भी मौसम हो, ठंड हो, चाहे बारिश हो, चाहे ओले गिर रहे हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके पास घर ही नहीं है तो कहाँ रहे? सर पे छत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ये एक बहुत ही बेसिक नीड, बेसिक रिक्वायरमेंट है, राइट। अब ये जो हस्बैंड यहाँ बोल रहा है ना, hearing him one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. He has a roof over his head. कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके सर पर छत नहीं है, बट एटलीस्ट इसके पास घर है रहने के लिए, तो कम से कम इसने बहुत बड़ी चीज एक अचीव कर ली है। तो ये चीज एक सिचुएशनल आयरनी है। सिचुएशनल आयरनी कैसी है कि इसके पास जो घर है, वो घर होना इस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ऐसी चीज का पास होना एक अचीवमेंट है जो मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो देखा जाए तो ये एक आयरनी ही हुई कि बेसिक चीज भी अगर पास है, मतलब दाल रोटी से बेसिक खाना और क्या होता है, तो वो खाना मिल गया तो वो भी ऐसा लग रहा है कि जैसे आज तो पार्टी हो गई।
तो ये इससे बड़ी आयरनी क्या ही हो सकती है ना? अब इसके आगे जो पूरा का पूरा वो जो फिरोजाबाद का ये जो एरिया है जहाँ पर ये सारे बैंगल मेकर्स रहते हैं, हर घर में कोई ना कोई परेशानी है। पैसों को लेकर हर घर में समस्या है क्योंकि कमाई उतनी है ही नहीं। सिर्फ इतनी कमाई है कि 2 वक़्त का खाना हो जाए और वो भी भरपेट नहीं होता। तो जब आप पेट भर के खाना भी नहीं खा पाते तो कहाँ आप सपनों के बारे में, इच्छाओं के बारे में सोचोगे? नहीं सोच सकते। इसलिए हर घर के अंदर पैसों को लेकर ये इस तरीके की एक समस्या है और इसीलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो किसी भी सपने को देखने से पहले डरते हैं। कोई नया काम शुरू करने से पहले घबराते हैं। क्यों? एक तो कोई नया काम आता ही नहीं है और नया काम करने में जो रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो रिस्क लेने की हिम्मत इनमें से किसी में भी नहीं है। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद। इसका मतलब ये है कि इतने साल हो गए फिरोजाबाद में ये सेम कंडीशन है। लोग उसी तरीके से चूड़ियां बनाए जा रहे हैं, उसी तरीके से परेशान हुए जा रहे हैं। जो हेल्थ इश्यूज हैं उनसे जूझते जा रहे हैं। बट इतने समय में भी देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ दीज बैंगल मेकर्स। इट इज स्टिल द सेम, राइट? इसके बाद why not organize yourselves into a cooperative? अनील जंग यहाँ पर इन सभी लोगों को एक सजेशन देती है कि आप अपना एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते भाई। आप लोग इतने सालों से बैंगल मेकिंग के काम में ही हो, आप तो इस काम के हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझते होगे। तो अगर आप अपना ही खुद का कारोबार अगर शुरू कर लो तो आप लोगों के लिए उसमें सक्सेसफुल होना बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। तो आप ये काम क्यों नहीं करते? तो ये लोग जवाब देते हैं कि मिडिल मैन की वजह से हम ये काम नहीं कर सकते हैं। क्यों? Because who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. ये जो मिडिलमैन है, ये जो साहूकार लोग जो होते हैं, उन्होंने हमारे परिवार को, हमारे पिता और हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, उन्हें अपने लेन देन के चक्कर में इस तरह से फंसा रखा है कि अगर हम चाहे भी तो भी अपना खुद का काम शुरू नहीं कर सकते हैं। और अगर हम किसी तरह से अपना काम करना चाहे भी तो भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए ही है वही लॉ एंड ऑर्डर यानी पुलिस वाले जो हैं हमारे ही खिलाफ हो जाएंगे क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं इट इज समथिंग इलीगल। तो वो हमें ही जेल के अंदर बंद कर देंगे क्योंकि हमारे बच्चे भी बैंगल मेकर्स हैं और चाइल्ड लेबर तो वैसे ही इलीगल होता है। ऊपर से हम इतना रिस्की काम के अंदर अपने बच्चों को इन्वॉल्व किए हुए हैं तो इसीलिए हमें ही जेल में बंद कर देंगे। तो इसलिए जैसा जो चल रहा है ना अनीस जंग जी, वैसा ही चलने दीजिए। अब इन लोगों की ये बात सुन के अनीस जंग को भी समझ में आ जाता है कि ये बैंगल मेकर्स कैसी समस्या से जूझ रहे हैं और ये भी समझ में आ जाता है कि इन बैंगल मेकर्स का कोई लीडर भी नहीं है। भाई एक लीडर होता है ना तो एक सही राह दिखाता है। बहुत सारी चीजें होना पॉसिबल हो जाती है अगर एक लीडर होता है तो, लेकिन इन लोगों के पास कोई लीडर नहीं है। इनफैक्ट किसी के पास इतना समय ही नहीं है या पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो अपना काम छोड़कर बैठे और सोचे कि हमें हमारे जीवन में और क्या ऐसा करना चाहिए कि हमारा जीवन बेहतर हो सके। क्यों इतना बिजी क्यों है? इसलिए क्योंकि अगर एक वक्त का भी ये बैंगल मेकिंग का काम छोड़ दिया ना तो जो कमाई हो रही है वो उस वक्त की कमाई नहीं होगी। और नहीं कमाना क्या ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं? नहीं। तो इनकी लाइफ इसी सब चीजों में उलझी हुई है, यही गरीबी के अंदर, लोगों के लालच के अंदर, और ये बैंगल मेकिंग इन्हीं में ही इन बैंगल मेकर्स की जो लाइफ है वो पूरी तरीके से उलझी हुई है। अब जब अनीस जंग ने ये बैंगल मेकर्स की सारी बात सुनी तब उसे समझ में आया कि ये जो फिरोजाबाद है ना, यहाँ पर बेसिकली दो अलग अलग दुनिया के लोग रहते हैं। एक वो दुनिया है जहां पर गरीबी है, यानी जहां पर ये बैंगल मेकर्स रहते हैं जो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बर्डन उठाए हुए हैं। वहीं जो दूसरी दुनिया है उस दुनिया में कौन लोग रहते हैं? The vicious circle of sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. यानी ये जो दूसरी दुनिया वाले लोग हैं ना, ये सारे वो लोग हैं जो एक्चुअली गरीबों की या जरूरतमंदों की सहायता के लिए ही होते हैं। लेकिन जो लोग सहायता के लिए हैं, जो पुलिस, जो लॉ एंड ऑर्डर, जो ब्यूरोक्रेट्स और चाहे मिडिलमैन हो, साहूकार हो, जितने भी लॉ के जो कीपर्स हैं, वही लोग जो सहायता के लिए हैं, वही लोग इन बैंगल मेकर्स के सबसे ज्यादा अगेंस्ट खड़े हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग इन बैंगल मेकर्स को पनपने ही नहीं दे रहे हैं। चाहे फिर वो पैसे कमाने वाली बात हो या अपना जो बिजनेस है वो नहीं स्टार्ट करने देने वाली बात हो, ये लोग इन बैंगल मेकर्स को पनपने ही नहीं दे रहे हैं। और इसीलिए फिरोजाबाद में जितने भी बैंगल मेकर्स हैं उनमें से कोई भी बैंगल मेकर किसी दूसरे काम को करने की सोच भी नहीं पाता है, उसकी हिम्मत भी नहीं हो पाती है। तो दूसरा काम करना तो बहुत दूर की बात है। उसने हमेशा से, हर व्यक्ति ने, हर बैंगल मेकर ने अपने पिता को बैंगल मेकिंग में ही देखा है और इसीलिए वो भी ब्लाइंडली, नेचुरली
उस बैंगल मेकिंग को ही अपना काम और अपनी तकदीर समझ लेते हैं कि हमें भी तो बैंगल मेकिंग ही करनी है। तो इस तरीके की सिचुएशन में ये सभी बैंगल मेकर्स हैं और इस तरीके की इनकी सोच हो गई है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में जब अनीस जंग ने मुकेश को देखा तो उन्हें मुकेश के रूप में एक उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि मुकेश वो इंसान है जो बैंगल मेकर नहीं कुछ और बनना चाहता है और उसका सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने। और यही चीज देखकर हमारी अनीस जंग जो है वो बहुत खुश भी होती है कि शायद मुकेश की इस हिम्मत से, इस कोशिश से बैंगल मेकर्स की जो तकदीर है शायद वो बदलेगी, शायद वो सुधरेगी। अब यहाँ अनीस जंग और इससे आगे पूछती है कि भाई तुम अगर मोटर मैकेनिक बनना ही चाहते हो तो कैसे बनोगे, क्या करोगे? तो क्या कहता है, ही विल गो टू अ गैराज एंड लर्न बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। भाई क्या कहती है कि तुम कैसे बनोगे? बोले मैं गैराज जाके सीख लूंगा कि भाई मोटर मैकेनिक के लिए जो भी काम होता है मैं सीख लूंगा। तो कहती है गैराज तो यहाँ से बहुत दूर है, फिर कैसे सीखोगे, कैसे जाओगे? आई विल वॉक। अब यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब ये स्टोरी स्टार्ट की थी तब मुकेश का कहता है आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। ये सेंटेंस भी मुकेश का डिटर्मिनेशन दिखाता है। और जो यहाँ पर ये बोलता है ना आई विल वॉक, भाई चाहे कितना भी दूर हो, चाहे मुझे चल के जाना पड़े तो मैं चल के चले जाऊंगा, क्या दिक्कत है, सीखना तो मुझे है ही। तो ये सेंटेंस भी इसके डिटर्मिनेशन को ही दर्शाता है। तो यहाँ इस स्टोरी से हमको ये पता चला कि जो मुकेश है ही इज डिटरमिन्ड, उसके अंदर एक दृढ़ निश्चय है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है। उसके लिए चाहे मुझे पैदल चलकर ही गैराज तक क्यों ना जाना पड़े, चाहे वो गैराज कितना भी दूर क्यों ना हो, लेकिन मैं जाऊंगा और मैं वो सीखूंगा, राइट। अब यहाँ अनीस जंग एक और क्वेश्चन पूछती है मुकेश से, क्या कहती है, डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? तो धीरे से यहाँ पर वो मना कर देता है कि नहीं। थोड़ा सा एम्बेरस भी होता है, थोड़ी सी उसे शर्म आ रही होती है, लेकिन उसे कोई रिग्रेट नहीं होता इस बात का कि मैं पायलट नहीं बनना चाहता ना। मना धीरे से मना क्यों करता है? बिकॉज ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स दैट ही सीज हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन। फ्यू एयरप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। अब इसका मतलब बेसिकली क्या है बेटा, जिस तरीके के माहौल के अंदर मुकेश रहा है उसने हमेशा बैंगल मेकिंग का ही काम देखा है, बैंगल मेकर से ही सराउंडेड रहा है वो हमेशा। और इनफैक्ट उसने ये चीजें भी देखी हैं कि जो लोग, जो दूसरी दुनिया वाले लोग जो हैं, जो लॉ के कीपर्स हैं, जो साहूकार, मिडलमैन, ये लोग जो हैं, उन लोगों का भी एक खौफ है इन बैंगल मेकर्स को कि अगर इन लोगों ने कुछ और बनने की सोची भी तो उसके बहुत ही ज्यादा खतरनाक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ऐसे माहौल में भी अगर मुकेश ने ये हिम्मत की है कि उसे बैंगल मेकर नहीं एक मोटर मैकेनिक बनना है, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब बात आती है प्लेन उड़ाने की या एक पायलट बनने की, तो कहीं ना कहीं वो उसे अपनी रीच के बाहर लगता है, दैट इट इज बियॉन्ड हिज रीच। उसकी सोच के दायरे बैंगल मेकर से तो ऊपर उठ गए हैं, लेकिन इतने ज्यादा ऊपर अभी तक नहीं उठ पाए हैं कि वो अपने आप को एक पायलट बनता हुआ देख सके, राइट। तो यहाँ बेटा हमारे इस चैप्टर की दूसरी स्टोरी भी कंप्लीट हो जाती है एंड आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अभी हम बढ़ते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट की तरफ। देखिए कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट के क्वेश्चंस बहुत आते हैं क्लास 12 में, एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आता ही आता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, तो अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट में बेसिकली सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस देखे जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूं साहिब आलम और मुकेश की, तो उसमें सिमिलैरिटीज क्या है, ये दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, द पॉवर्टी एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया। कि जैसे साहिब आलम हो चाहे मुकेश हो, अपने बचपन में ही उन्हें कितना, एक को तो इतना रिस्की काम करना पड़ रहा है, दूसरे को टी स्टॉल पे काम करना पड़ रहा है, तो किस तरीके से इन दोनों ही बच्चों से उनका बचपन गरीबी ने छीन लिया है, ठीक है। और क्या सिमिलैरिटीज हैं, गरीब परिवार से हैं और चाइल्ड लेबर के विक्टिम्स हैं। इसके अलावा इन्हें सर्वाइवल के लिए, जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब बच्चे यूजुअली किस चीज के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं, अपने होमवर्क के लिए, अरे कल एग्जाम है, टेस्ट है, ऐसी चीजों के लिए स्ट्रगल कर रहे होते हैं। लेकिन इन दोनों बच्चों की लाइफ का स्ट्रगल है कि वो अपना सर्वाइवल कैसे करे, जिए कैसे। इसके अलावा दोनों की ही जो लिविंग कंडीशन है, वो जो सराउंडिंग्स है, बहुत ही अनहाइजीनिक है, बिल्कुल भी ना, जैसे कोई ड्रेनेज सिस्टम, सीवेज लाइंस कुछ भी प्रॉपर नहीं है। घर भी जो है एकदम कच्चे मकान है। साहिब आलम के घर की हालत तो ऐसी है कि टपकती हुई लीकिंग रूफ्स है। वहीं पर जो मुकेश है उसके घर की कंडीशन भी बिल्कुल अच्छी नहीं है, एकदम वोबली डोर्स हैं, बहुत ही कमजोर दरवाजे हैं, ठीक है। तो बहुत ही अनहाइजीनिक सराउंडिंग्स हैं इन दोनों की ही। इसके अलावा दोनों क्या सिंबलाइज करते हैं, द मार्जिनलाइज्ड चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। मार्जिनलाइजेशन का मतलब बेसिकली होता है बेटा दरकिनार कर देना, यानी बहुत ज्यादा भाव या बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करना किसी चीज की। और यहाँ पर ये जो बच्चे हैं, इन बच्चों की समाज में कोई बहुत ज्यादा वैल्यू या कद्र नहीं है। मतलब कोई विचार नहीं करता कि अगर ये बच्चे नंगे पैर घूम रहे हैं तो
एक जोड़ी चप्पल देने में क्या ही फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या वो एक जोड़ी चप्पल इतनी आसानी से कोई उन्हें दे देता है? बिल्कुल भी नहीं। और अगर लिविंग कंडीशंस थोड़ी-सी खराब हैं, तो उन अपने आप से चला के उनका सपोर्ट कर देना, सहयोग कर देना, ये नहीं किया जाता है इतना। तो इसीलिए ये बच्चे बिल्कुल मार्जिनलाइज़्ड हैं, जिनकी हेल्थ के लिए या एजुकेशन के लिए ऐसे कोई भी संसाधन है ही नहीं। ठीक है? ये तो है सिमिलैरिटीज़। नाउ डिफरेंसेस क्या हैं? साहिब आलम का बैकग्राउंड क्या है? दैट ही इज़ अ रेफ्यूजी, अ माइग्रेंट फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश, और अब ये कहाँ रह रहा है? सीमापुरी में रह रहा है। तो बेसिकली एक स्क्वाटर है, एक इल्लीगल रेजिडेंट है। वही मुकेश कहाँ से है? वो है फिरोजाबाद से, विच इज़ अ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, राइट? इसके अलावा साहिब आलम क्या सिंबलाइज करता है? ही रिप्रेजेंट्स द मिलियंस ट्रैप्ड बाय सर्कमस्टांसेस, their childhood stolen, symbolizing despair। मतलब क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से जो बहुत सारे बच्चे हैं वो गरीबी के कारण ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जो उसी में ही ट्रैप हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को कौन सिंबलाइज कर रहा है? साहिब आलम। वही मुकेश किस चीज का सिंबल है? कि भले उसकी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस कितनी भी मुसीबत भरी है, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें एक रिबेलियन है, अ क्वाइट रिबेलियन। मतलब वो ज्यादा हल्ला नहीं कर रहा या किसी से ज्यादा बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है कि उसके क्या ड्रीम्स है या वो क्या करना चाहता है या क्या करेगा आगे चल के, बट स्टिल ही इज वेरी डिटरमिन्ड। उसे पता है कि वो जो उसकी सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, इनफैक्ट वो एक बेटर लाइफ जीना चाहता है। ठीक है? वहीं पर साहिब आलम जो है वो अपने सर्कमस्टांसेस के आगे कहीं ना कहीं घुटने टेक देता है, रिजाइन कर देता है कि रैग पिकर था, अपनी मर्जी का मालिक था, जहां चाहता था वहां जा सकता था। लेकिन चूंकि उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, तो एक टी स्टॉल पे काम करने लग गया। और वो टी कैनिस्टर वो ज्यादा हैवी लगता है उसको, क्योंकि इट्स फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। लेकिन उसकी लाइफ में ये अगर चेंज आया तो इस चेंज को उसने एक्सेप्ट कर लिया, भले ही वो दुखी है। ठीक है? रैग पिकर बनकर वो ज्यादा खुश था, लेकिन टी स्टॉल पे काम करके वो खुश नहीं है। बट सिंस उसके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं तो वो इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है। वहीं पर हमारा मुकेश, ही इज डिटरमिन्ड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। वो अपने सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट नहीं करता, बल्कि अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की बात करता है थ्रू आउट, राइट? तो यही डिफरेंसेस है इन दोनों कैरेक्टर्स में। इसके बाद बेटा ये कुछ थीम्स हैं इस चैप्टर की। पहली थीम है पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर। थ्रू आउट दोनों ही स्टोरीज के अंदर चाइल्ड लेबर की ही बात हुई है कि किस तरीके से दोनों ही कैरेक्टर्स जो हैं वो गरीबी की वजह से चाइल्ड लेबर के अंदर इन्वॉल्व है, अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व नहीं है। उसके अलावा लॉस ऑफ इनोसेंस एंड ड्रीम्स। बात करें अगर साहिब आलम की, लॉस ऑफ इनोसेंस का मतलब बेसिकली यहाँ ये है कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया था कि जो बचपन होता है, जो समय होता है, उस पर तब आपके ऊपर जिम्मेदारियों का कोई बोझ नहीं होता। तो यहाँ पर लेकिन दोनों ही कैरेक्टर्स को अपनी ये जिम्मेदारियां जो है निभानी पड़ रही हैं, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी है घर परिवार की, 2 वक्त की रोटी कमाने की जिम्मेदारियां हैं। और जब ये जिम्मेदारियां आ जाती है ना, तो बेटा आपके अंदर की जो एक मासूमियत होती है या एक जो अल्हड़पन होता है ना, वो अपने आप ही कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। आप में वो इनोसेंस नहीं रह पाती है जो एक बच्चे में होती है, क्योंकि उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। But both these characters, they have that sense of responsibility and they have to work accordingly, right? इसके अलावा सोशल इनइक्वालिटी, ये सोशल इनइक्वालिटी वाला जो सिचुएशन है वो ज्यादातर जो मुकेश है उसके सिनेरियो में ज्यादा एप्लीकेबल है, क्योंकि जहां 2 वर्ल्ड्स की बात की हुई है, तो सेकंड वर्ल्ड में द कीपर्स ऑफ लॉ, जितने भी ये जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं या जितने भी पावरफुल लोग हैं, उन लोगों को इन बैंगल मेकर्स की हेल्प करनी चाहिए। बट आर दे रियली हेल्पिंग देम आउट? जो मिडिल मैन है उनके विशियस सर्कल से बाहर निकालना चाहिए, इन बैंगल मेकर्स को उनकी हेल्प करनी चाहिए। बट ये लीडर्स या ये जो पावरफुल लोग हैं वो इनकी मदद नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट उल्टा ये लीडर्स मिडिल मैन और साहूकार की टीम में ज्यादा है, ठीक है, उस तरफ ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं कास्ट या ये जो पोवर्टी है, इसकी वजह से ये सोशल इनइक्वालिटी है, और मुकेश की स्टोरी में ये ज्यादा प्रोमिनेंट है। इसके अलावा एक्सप्लॉइटेशन तो हमने देख ही लिया है कि किस तरीके से इतना हैजार्डस जॉब के अंदर जो है मुकेश काम कर रहा है, जो बैंगल मेकिंग है, कितने सारे हेल्थ रिस्क है उसके अंदर। उसके अलावा जो साहिब आलम है वो जिस तरीके के माहौल में, कितना ज्यादा अनहाइजीनिक है वो एरिया, तो ये एक्सप्लॉइट ही तो हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ गार्बेज ही देखा है उसने अपने इर्द गिर्द। ठीक है? तो ये एक्सप्लॉइटेशन भी हो रहा है। एंड क्रिटिक ऑफ सोसाइटी, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थीम इन दिस चैप्टर बेटा। दोनों ही स्टोरीज के अंदर कहीं ना कहीं सोसाइटी पर एक ये सवाल उठाया गया है कि हम जो सोसाइटी को बेहतर बनाने की बात करते हैं, अगर वहां पर साहिब आलम और मुकेश जैसे बच्चे हैं जिन्हें एक बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, वो बच्चे सिर्फ गरीबी की वजह से इतना पिछड़े हुए रह जाते हैं। भले ही मुकेश बहुत डिटरमिन्ड है, लेकिन आज के दिन तो वो एक बैंगल मेकर का ही काम कर रहा है ना, बैंगल मेकिंग का ही काम कर रहा है। वहीं साहिब आलम जो कि एक रैग पिकर है, और
उसकी जो भी ख्वाहिशें हो, उसके जो भी सपने हो, अभी तक तो उसे प्रॉपर्ली पता भी नहीं है कि उसके क्या सपने हैं। उससे पहले ही वो एक प्रॉपर जॉब करने लग गया है, काम करने लग गया है, क्योंकि उसे अपने घर परिवार को चलाना ही चलाना है। तो एक ऐसे समाज में ये बच्चे रह रहे हैं जहां पर इनके सपोर्ट में कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो चैप्टर है, ये दोनों स्टोरीज जो है, ये समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, एक क्वेश्चन मार्क की तरह है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस चैप्टर इज डिजायर टू बी फ्री। चाहे आप अमीर हैं, चाहे आप गरीब हैं, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, आप चाहे कुछ भी हो, किसी भी उम्र में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फ्रीडम की चाह हर एक इंसान को होती है। किसी भी इंसान का ये सपना नहीं होता कि बड़े होकर मुझे तो बंदिश में रहना है। नहीं, हर इंसान को सिर्फ फ्री होने की ही चाहत होती है। और यहाँ पर चाहे साहिब आलम हो या मुकेश हो, वो जब अपनी लाइफ को आगे इमेजिन करते हैं तो वो सिर्फ अपने आप को वहां फ्रीडम के तौर पे ही देखते हैं। हमेशा हर इंसान हमेशा फ्री रहना चाहता है, और हर इंसान का फ्री होना, हर इंसान का आजाद होना उसका अधिकार है। फिर चाहे वो साहिब आलम हो, चाहे वो मुकेश हो, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, राइट। और इन दोनों ही स्टोरीज में, इस चैप्टर में अनीस जंग ने इसी के बारे में बात की है, राइट। अब यहाँ जो मैसेज है वो भी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज द मैसेज। बेसिकली दिस चैप्टर इज अ पावरफुल क्रिटिक ऑफ चाइल्ड लेबर एंड पॉवर्टी, हाईलाइटिंग how societal neglect and economic conditions steal children's innocence। थ्रूआउट हमने चैप्टर में यही बात की है कि किस तरीके से जो गरीबी है वो बच्चों को एक्सप्लॉइट कर देती है। सिर्फ और सिर्फ इस गरीबी की वजह से ही बच्चों को बहुत कम उम्र के अंदर अपना खेल कूद छोड़कर और काम करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं। नाउ पैसे कमाने का मतलब यहाँ सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी कर रहे हैं। भाई, यहाँ पैसे कमाने का मतलब ये है कि उन्हें अपना घर बार चलाना पड़ रहा है। तो घर बार चलाना अपने पेरेंट्स से पूछे कितना मुश्किल होता है, बिल्कुल भी इजी नहीं होता। तो जो काम एक उम्र में आने के बाद होता है, ये बच्चे वो काम इतनी कम उम्र में कर रहे हैं, तो ये आसान नहीं है। तो मैसेज यहाँ यही है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं सोसाइटी फेल हो रही है, समाज फेल हो रहा है, इन बच्चों को एजुकेशन देने में फेल हो रहा है, एजुकेशन नहीं दे पा रहा है, इन बच्चों को एक ऐसा माहौल नहीं दे पा रहा है जो इनके लिए सुरक्षित हो, सेफ हो, राइट। बेसिकली लॉ स्प्रिंग रिमाइंड्स अस दैट a nation cannot progress if its children are denied their spring। बेसिकली स्प्रिंग का क्या मतलब है? इस चैप्टर का जो टाइटल है, कई बार इसमें भी क्वेश्चन आता है दैट जस्टिफाई द टाइटल। तो क्या स्प्रिंग क्या है? जो स्प्रिंग सीजन होता है वो है, लोहे की स्प्रिंग है, क्या स्प्रिंग है? स्प्रिंग का यहाँ मतलब है चाइल्डहुड, वो समय, वो उम्र जो सबसे ज्यादा मासूम होती है और सबसे ज्यादा खूबसूरत होती है। और वही उम्र, वही समय जब इन बच्चों से छीन लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हम हमारे देश का भविष्य छीन रहे हैं और खत्म कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन साहिब आलम और मुकेश पर नहीं है, कहीं ना कहीं ये हम पर है, एक सोसाइटी पर है कि हम क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि इन बच्चों का बचपन इन्हें लौटाया जा सके, राइट। तो यही मैसेज मिलता है हमें इस चैप्टर से। अब आते हैं बेटा हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है, इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रेग पिकर्स। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने आपको ड्यूरिंग दी एक्सप्लेनेशन अच्छे से बार बार रिपीटेडली बताया है, समझाया है कि रेग पिकर्स के लिए गार्बेज गोल्ड कैसे है। तो बच्चों के लिए गोल्ड क्यों है? बिकॉज इट इज रैप्ड इन द वंडर, मतलब एक तरीके से उनकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करता है। बच्चों की क्यूरियोसिटी होती है कि भाई आज क्या मिलेगा हमें गार्बेज में, क्योंकि कभी उन्हें कोई सिल्वर कॉइन मिलता है, कभी उन्हें एक 10 रुपी नोट मिल जाता है, कभी कुछ, कभी जूता मिल जाता है, चप्पल मिल जाती है। तो उनके लिए उनकी जो क्यूरियोसिटी होती है, बचपन की जो एक क्यूरियोसिटी होती है, उसे फुलफिल करने का जरिया ये गार्बेज है। वहीं एल्डर्स के लिए ये गार्बेज गोल्ड क्यों है? क्योंकि एल्डर्स के लिए गार्बेज उनका लाइवलीहुड है, उनका ब्रेड एंड बटर है, उनकी रोजी रोटी है और कमाई का जरिया है। इसीलिए इन रैग पिकर्स के लिए ये कूड़ा, ये कचरा कचरा नहीं है बल्कि गोल्ड के बराबर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर आता है, इसे अच्छे से, हाँ कई बार अलग तरीके से भी फ्रेम होकर आ जाता है। आप सोचो कि ऐसे डिट्टो का डिट्टो यही क्यों नहीं छपकर आया, कई बार अलग तरह से भी फ्रेम हो जाता है क्वेश्चन। कई बार हो जाता है दैट हाउ व्हाट डज इट गार्बेज मीन टू द चिल्ड्रन एंड व्हाट डज इट मीन टू द एल्डर रेग पिकर्स, कि भाई बच्चों के लिए गार्बेज का क्या मतलब है, एल्डर्स के लिए गार्बेज का क्या मतलब है। तो इस तरीके से डिफरेंट तरीके से फ्रेम होकर आ जाता है, लेकिन बेटा वो क्वेश्चन एक ही रहता है, आंसर ये सेम ही होगा। ठीक है, तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट इज, व्हाट डज द राइटर मीन व्हेन शी सेज साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर।
भाई थ्रू आउट हमने स्टोरी में देखा कि जो साहिब है वो अपना प्लास्टिक बैग उठा के जो रैक पिक करने कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, चप्पल नहीं पहनता। वाई? बिकॉज ही इज फ्रीडम लविंग, ही इज सेल्फ विल्ड, मतलब आजाद पसंद इंसान है वो। ऐसा इंसान आखिर में जाते जाते क्या होता है, एक टी स्टॉल पे काम करने लग जाता है, और ये टी स्टॉल पे उसको 800 रुपए मिल रहे हैं काम के, उसका पूरा खाना पीना सब कुछ वहां पे उसको मिल रहा है। उसके बावजूद भी वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आजादी उसे छीन ली गई है। अब उसका जो टी स्टॉल का जो मास्टर है ना, मालिक है, वो उससे जो कहेगा, जब जहां चाय देकर आनी है उसे जो कहेगा, वही काम हमारे साहिब आलम को करना पड़ेगा। यानी हमारा साहिब आलम अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, बल्कि चूंकि उसे तनख्वाह मिल रही है, उसे पैसे मिल रहे हैं, तो उसे अपने मालिक की बात तो माननी ही पड़ेगी। एंड दैट इज व्हाई ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। उसे अपने खुद के, उसका जो मालिक है अब, उसकी ही कमांड्स को ओबे करना होगा, मानना होगा। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन is Sahib happy working at the tea stall? Explain. Now this question and this question बिल्कुल अलग तरीके से फ्रेम हुए हैं, लेकिन क्या सिमिलर से क्वेश्चंस नहीं है? बिल्कुल सिमिलर है। तो बेटा आपको यही ध्यान रखना है। अच्छा, क्या हैप्पी है क्या साहिब यहाँ पर काम करने से? बिल्कुल भी खुश नहीं है, जरा भी खुश नहीं है। हाँ, उसकी थोड़ी फाइनेंशियल स्टेटस जो है, उसकी जो एक सर्वाइवल पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है कि उसको 800 रुपए मिल रहे हैं, खाने पीने को उसको मिल रहा है, but still he is not happy. क्यों? Because now Sahib is no longer his own master. अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं रहा। अब उसको वही काम करना है जो उसका मालिक उसको बोलेगा, and that is it. तो उसको सिर्फ हुक्म का, आदेश का पालन करना है। इसीलिए वो अब खुश नहीं, क्योंकि पहले तो मर्जी आती थी, जब जहां जाना होता था चले जाता था, लेकिन अब वो सिचुएशन, वो बात नहीं रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट ट्रेड डज द फैमिली ऑफ मुकेश फॉलो? भाई कौन सा काम करती थी? बैंगल मेकिंग का। दशकों से, सदियों से उसी काम के अंदर जो मुकेश है, उसकी फैमिली जनरेशन से यही बैंगल मेकिंग का ही काम करती आई है। नाउ व्हाई डज द राइटर फील दैट इट्स डिफिकल्ट फॉर मुकेश टू ब्रेक अवे फ्रॉम दिस ट्रेडिशन? कि भाई ये मुश्किल क्यों है कि जो हमारा मुकेश जो है वो बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता था, वो कुछ और बनना चाहता था, क्या? मोटर मैकेनिक। तो मुकेश के लिए मुश्किल क्यों है? वेल, इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा। मुकेश के लिए मुश्किल इसलिए है क्योंकि जितने भी, अगेन, द कीपर्स ऑफ लॉ, चाहे साहूकार है, मिडलमैन, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस एंड ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी के सभी लोग जो हैं दे आर वेरी पावरफुल। और सिंस मुकेश की फैमिली जनरेशन से यही काम करती हुई आ रही है, तो ये परिवार वाले, ये जो एंसेस्टर्स लोग हैं, वो साहूकार के उस ट्रैप में फंस चुके हैं, क्योंकि अब इनके पास पैसा भी नहीं है। तो ये सभी लोग जो हैं वो इन बैंगल मेकर्स पर हावी हो चुके हैं, ऑल दीज पावरफुल पीपल। तो इनके ट्रैप से बाहर निकलना उतना आसान नहीं है मुकेश के लिए भी। लेकिन मुकेश हमारा डिटरमिन्ड है, और उसने ये सोच रखा है कि वो क्या बनेगा, आगे चल के उसे मोटर मैकेनिक ही बनना है। सो ही इज क्वाइट डिटरमिन्ड। लेकिन हाँ, स्ट्रैप से बाहर निकलना उसके लिए आसान नहीं है। का पाला बहुत ही पावरफुल लोगों से पड़ने वाला है। राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीमापुरी क्रिएट्स अ वेरी डिसमल पिक्चर। बेटा डिसमल का मतलब होता है डिप्रेसिंग। इस चैप्टर के अंदर जब हम सीमापुरी के बारे में पढ़ते हैं तो क्या हमारे दिमाग में बहुत ही जॉयफुल या हैप्पी इमेज क्रिएट होती है? बिल्कुल भी नहीं। सीमापुरी बेसिकली एक स्लम एरिया है जहां पर हर तरफ कचरे के, कूड़े के ढेर हैं, और उसके बीच में ये पूरा स्लम एरिया बसा हुआ है जहां टिन और टार्पुलिन की छतें हैं और ये लीकिंग रूफ्स हैं। फिर भी ये रैग पिकर्स कहीं ना कहीं ये सोच के खुश हो जाते हैं कि टपकती हुई छतें से ही कम से कम सर के ऊपर छत तो है। इस एरिया में कोई बेसिक एमिनिटीज नहीं है, ना ही कोई ड्रेनेज सिस्टम है, ना ही कोई सीवेज लाइन है, कोई भी बेसिक सैनिटेशन जो है उसकी फैसिलिटी भी नहीं है। और इतनी पुअर लिविंग कंडीशंस है इन लोगों की, जिसकी वजह से ये एरिया जो है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही डिप्रेसिंग सी इमेज क्रिएट करता है। राइट? तो आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज what do we come to know about the author of Lost Spring, Anees Jung, through her interactions with Sahib and Mukesh? Again, a very important question बेटा, कि हमें अनीस जंग के बारे में क्या समझ में आता है? भाई वो पूरे देश में घूमी है, अलग अलग जगह पे घूमी है, फिरोजाबाद और सीमापुरी जैसे इलाकों में गई है, वहां पर जाके मतलब उसके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है। ऐसा नहीं है कि अनीस जंग ने किसी की सुन सुनाकर और ये चैप्टर लिख दिए हो, ये बुक लिख दी हो, नहीं। इसके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है कि उसने खुद मुकेश से और खुद साहिब आलम से मिलकर, उनसे इंटरेक्ट करके ये सारी इंफॉर्मेशन ली है। तो अनीस जंग के बारे में हमें बेसिकली यहाँ लिखना है। तो देखिए,
द ऑथर ऑफ द चैप्टर इज अ वेल ऑब्जर्वेंट पर्सन। मतलब जो ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अनीश जंग की, राइट। जिस तरीके से उन्होंने मुकेश की और साहिब आलम की जो कंडीशंस हैं उन्हें जिस तरीके से ऑब्जर्व किया है, तो हम कह सकते हैं कि बहुत बारीकी से ऑब्जर्व किया है, राइट। जैसे कि इट कनेक्ट्स देम थ्रू हर एम्पैथी। शी रियलाइजेस द प्लाइट ऑफ पॉवर्टी ऑफ बोथ द बॉयज एंड their eroded childhood in order to get them a living for their survival in the world. The way Anise describes her situation and be polite with them throughout, she seems to be really a kind-hearted and compassionate lady. मतलब जिस तरीके से इंटरेक्ट कर रही है इन दोनों बच्चों के साथ, तो कहीं पर भी वो इन दोनों बच्चों को ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू करने के लिए आई है तो रूड हो जाएगी या बिल्कुल भी एक एम्पैथी शो नहीं करना। एम्पैथी का मतलब होता है कि सामने वाले के दुख दर्द को समझना। तो यहाँ पर जिस तरीके से इंटरेक्ट किया है अनीस जंग ने दोनों ही बच्चों के साथ, तो वो इनके इमोशंस को, इनके स्टेट ऑफ माइंड को समझने की कोशिश कर रही है, और उस स्टेट ऑफ माइंड को समझने के बाद ही वो इस चैप्टर को लिख पाई है, बेसिकली इस बुक को लिख पाई है, राइट। तो हमें ये समझ में आता है दैट अनीस जंग इज अ काइंड ऑफ अ पर्सन विद काइंड हार्ट एंड अ कंपैशनेट लेडी शी इज। मतलब बहुत ही बेहतरीन किस्म की इंसान है, तभी वो इन बच्चों के साथ डील कर पाई, इनकी जो सिचुएशन है, इनकी जो इमोशंस हैं उनके साथ ये कनेक्ट कर पाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। देखिए, डिस्क्राइब द आयरनी इन साहिब्स नेम। ये मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, ये साहिब के नाम का मतलब क्या है, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड का राजा। लेकिन क्या उसकी सिचुएशन भी ऐसी है? बिल्कुल भी नहीं। साहिब की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि पहले तो वो रैग पिकर था, तो फिर भी कह सकते हैं कि वो अपनी लाइफ का, अपनी मर्जी का मालिक था, फिर भी हम कह सकते हैं। लेकिन जब वो टी स्टॉल पे काम करने लगा, तब तो वो लिबर्टी भी, वो फ्रीडम भी उसके पास से चली गई। अब तो उसका मालिक कोई और है, और जो वो मालिक इसको हुक्म देगा, जो भी कमांड देगा, वो हमारे साहिब को माननी ही पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पर साहिब का जो नाम है और साहिब की जो लाइफ है वो आपस में एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी है, कहीं पर कोई मेल है ही नहीं। सो इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आयरनी इन दिस चैप्टर। ठीक है, तो देखिए कैसी जगह पर वो रह रहा है। सीमापुरी किस तरीके का एरिया है, एक स्लम एरिया है जहां पर गार्बेज ही गार्बेज है। घरों की हालत कैसी है हम पूरा अच्छे से अभी पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। उसके बाद उसकी जो एक लिविंग कंडीशन है वो भी कितनी पुअर है। तो हर तरीके से जो साहिब है उसको गरीबी ने हर तरीके से घेर रखा है, और उसके बाद भी नाम का मतलब क्या है, ब्रह्मांड का राजा। तो इसीलिए ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरनी है जो इस चैप्टर के अंदर है। आई होप बेटा आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स, जो मैंने कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले पॉइंट्स बताए थे, उन्हें तो स्पेशली ध्यान रखना। वो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट वाले क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो मैसेजेस और जो थीम्स और जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है, आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। इन केस आपको कहीं भी कोई भी डाउट है बेटा, मेक श्योर यू आस्क। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स के डाउट्स को क्लियर करती हूँ। कमेंट कर दीजिए डाउट को और मैं उसका आंसर जल्द से जल्द दे दूंगी। ठीक है, तो बेटा अपना खूब सारा ध्यान रखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पर आपको सारे पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मिल जाएगी। हम मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।